आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम सेविंग का ही जो बचा हुआ भाग है, जैसे कल कल की क्लास में हमने देखा था कि टू नो अबाउट सेविंग एंड इनकम के बारे में देखा था। सेविंग क्या है, इनकम से क्या इसका रिलेशन है, तो ये हमने पढ़ा था। टू नो अबाउट रेट ऑफ सेविंग, इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ सेविंग यानी बचत की दर। बचत की दर को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि एक टर्म है घरेलू बचत यानी डोमेस्टिक सेविंग के बारे में। डोमेस्टिक सेविंग, अभी तक आप लोगों ने डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ा था। अब डोमेस्टिक सेविंग क्या होता है यानी घरेलू बचत क्या होता है। घरेलू बचत, तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किससे शुरुआत होता है, सेविंग से। सेविंग का ही एक पार्ट हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में खर्च करते हैं, विनियोग करते हैं। देखिए बचत में वृद्धि के बिना विनियोग असंभव है। अगर बचत में हम वृद्धि नहीं करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेविंग जरूरी है। यहाँ हमको अभी जानना है घरेलू बचत क्या होता है। तो देखिए जो बचत है वो दो प्रकार का होता है, एक डोमेस्टिक सेविंग और दूसरा फॉरेन सेविंग। तो डोमेस्टिक सेविंग और फॉरेन सेविंग में अंतर क्या होता है। फॉरेन सेविंग यानी विदेशी बचत, एक घरेलू बचत और दूसरा विदेशी बचत। तो सबसे पहले हम घरेलू बचत को जानते हैं कि क्या होता है घरेलू बचत। घरेलू बचत का मतलब राष्ट्र के अंदर की बचत, किसी भी देश के अंदर की बचत। मतलब ऐसा आय, ऐसी सहायता या ऐसा आय जो राष्ट्रीय आय के खर्चे में से बचती है, जो किसी भी देश के खर्चे में से जो बचती है। किसी भी देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है, सर्विस जो भी उत्पादन होता है, किसका, प्रोडक्ट और सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन होता है, उसमें से जो भी इनकम होता है हमारा, तो जो एक्सपेंसेस को काट कर जो हमारा सेविंग होता है, जो बचता है, उसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक या घरेलू बचत। घरेलू बचत अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को। जैसे घरेलू इनकम है, घरेलू आय है, उसी तरह क्या है, घरेलू बचत है। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें कि घरेलू बचत क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी आय जो राष्ट्रीय आय के में से ही खर्चे काट कर बचती है। ऐसी आय जो घरेलू आय में से ही खर्चे काट कर बचती है। यानी जो घरेलू आय है, इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला क्या होगा घरेलू बचत का, कि घरेलू आय माइनस घरेलू उपभोग, घरेलू उपभोग। यानी जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें से हम माइनस कर देंगे डोमेस्टिक एक्सपेंसेज या डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो हमको क्या पता हो जाएगा, घरेलू बचत। अब घरेलू बचत आपको क्लियर हो गया होगा। फॉरेन सेविंग क्या है, फॉरेन सेविंग यानी विदेशी बचत। जब देखिए जब घरेलू बचत कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, विदेशी बचत का सहारा लेते हैं। यानी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिससे हम विदेशों से पैसा अपने यहाँ लाते हैं और उसका बचत करते हैं हम, तो इसी को कहते हैं हम विदेशी बचत। तो ये घरेलू बचत आपके टर्म्स में आगे आने वाला है, इसीलिए मैं इसको समझाई हूँ कि जब रेट ऑफ सेविंग पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमको क्या पढ़ना है, रेट ऑफ सेविंग। तो रेट ऑफ सेविंग जब हम पढ़ेंगे तो घरेलू बचत जो टर्म है वो आपके सामने आएगा। यहाँ देखिए बचत की दर, रेट ऑफ सेविंग। देखिए बचत की दर, बचत की दर क्या होती है, बचत की दर का मापन बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस के रूप में की जाती है। बचत की दर को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, सकल बचत दर और दूसरा है शुद्ध बचत दर। अब सकल बचत दर क्या होता है, यानी सकल बचत दर ग्रॉस सेविंग रेट जीएसआर, और दूसरा है एनएसआर यानी नेट सेविंग रेट। तो आप लोग सकल से ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, इतना आप लोगों को पहले से पता है कि डिप्रिसिएशन माइनस होता है, तो हम सकल से ग्रॉस से नेट पे चले जाते हैं।
तो ग्रॉस से नेट पता करना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला हम देखते हैं, सबसे पहले पहला है हमारा सकल बचत दर, ग्रॉस सेविंग रेट, जीएसआर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएसआर। इस दर को मालूम करने के लिए सकल बचत को सकल घरेलू उत्पाद से, सकल घरेलू बचत को सकल घरेलू उत्पाद से विभाजित किया जाता है। सूत्र के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, जीएसआर इज इक्वल टू जीडीएस, जीडीएस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, सकल घरेलू बचत, अपॉन क्या कर देंगे, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। जीडीएस से हम क्या करेंगे, जीडीएस को जीडीपी से विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, जीएसआर यानी ग्रॉस सेविंग रेट हमको पता चल जाएगा। तो ग्रॉस सेविंग रेट निकालना है। और ये इसमें सकल घरेलू बचत में शामिल क्या होते हैं, सकल घरेलू बचत में इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि इतने सेक्टर से जो भी बचते, ये तीनों सेक्टर से जो भी बचत होता है, जो भी बचत होता है, इन तीनों सेक्टर से जो भी बचत होता है वो किसमें जुड़ता है, वो जुड़ता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में, जीडीएस में जुड़ता है। वो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में क्या जुड़ता है, जो भी इन तीनों सेक्टर से इनकम प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे शुद्ध बचत दर। शुद्ध बचत दर यानी सिर्फ चेंज क्या हुआ, सेविंग रेट में यहाँ ग्रॉस सेविंग रेट था और यहाँ आ गया आपका नेट शुद्ध बचत दर। शुद्ध बचत दर में हमको क्या करना है, जो भी घरेलू बचत है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, स्थिर पूंजी का जो उपभोग है, जो भी फिक्स असेट्स का उपभोग है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, एनएसआर यानी शुद्ध बचत दर। शुद्ध बचत दर जानने के लिए हम जो जीएसआर है उसमें से जो भी स्थिर पूंजी का उपभोग किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो उसके मूल्य में आई कमी है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा एनएसआर, शुद्ध बचत दर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट हमको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग सेविंग, ऐसे कारक जो क्या करते हैं, सेविंग को प्रभावित करते हैं, यानी बचत को प्रभावित करने वाले कारक, बचत को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो बचत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बचत को प्रभावित करते हैं, यानी बचत में कमी और आधिक्य लाते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है हमारा लेवल ऑफ इनकम, पहला है लेवल ऑफ इनकम, आय का स्तर। आय का स्तर कैसे प्रभावित करता है बचत को, आय का स्तर। देखिए बचत की जो मात्रा होती है, जो भी क्वांटिटी होगी सेविंग की, वो किस पे निर्भर करती है, आय पे। जितना अधिक आय होगा, आपको मैं बताई थी इसके पहले कि बचत फलन क्या होता है, बचत की प्रवृत्ति क्या है, यानी आय जितना अधिक होगा उतना ही अधिक बचत होगा। तो आय का स्तर, आय के स्तर पे डिपेंड करता है बचत। अगर आपकी आय कम है तो आप चाह कर भी बचत नहीं कर सकते, अगर आपकी आय कम है तो आप चाह कर भी क्या बचत नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। ब्याज की दर कैसे प्रभावित करती है, देखिए अगर ब्याज की दर ऊंची होती है, अगर कोई बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, अगर आप उसके यहाँ सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं या उसके यहाँ पैसे जमा करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं और इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सेव करेंगे, पैसे सेव करेंगे, यानी उनका क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा, कंजम्पशन या एक्सपेंसेस घटेगा। तो ये क्या कर रहा है, सेविंग को प्रभावित कर रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग ज़्यादा होगा। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग क्या होगा,
ज्यादा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग भी क्या होगा, सेविंग भी बढ़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो सेविंग भी क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए भारत में इंडिया में इस समय हम देखें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कमी हुई है, जिसकी वजह से बचत में भी कमी हुई है। अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो बचत 2003 में 2001 से 3 तक था वो क्या हुआ है, वो इस समय अभी रिकॉर्ड 2013-14 की बात हम करें तो परसेंटेज उसका कम हो गया। यानी क्यों कम हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका एक रीजन था कि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया, जिससे लोग सेविंग पे कम और एक्सपेंसेस पे ज़्यादा, उपभोग कंजम्पशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेविंग प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वॉल्यूम ऑफ नेट इनकम। वॉल्यूम ऑफ नेट इनकम यानी शुद्ध आय की मात्रा। शुद्ध आय क्या होता है, शुद्ध आय यानी जो आपको कट कटाकर मिलता है, यानी जो सैलरी आपकी, जैसे सैलरी है आपकी 50,000 और आपको हाथ में मिलता है 40,000, यानी 10,000 आपका कट जा रहा है। तो वो 10,000 को हम काउंट नहीं करते, उस 10,000 को हम काउंट नहीं करते हैं अपने खर्चे में, उस 40,000 में ही हम काउंट करते हैं। तो 40,000 हमारा कम हो गया और उतने कम में अब एक्सपेंसेस हमको करना है, जो भी एक्सपेंसेस करना है। तो ये इस पे भी निर्भर करता है कि आय में बहुत सारी कटौतियां की जाती हैं और उन कटौतियों के बाद जो हमारा बच के आता है वही होता है क्या, शुद्ध आय। तो बचत की जो मात्रा होती है वो कुल आय पे नहीं, जो बचत की मात्रा होती है वो ग्रॉस इनकम पे नहीं डिपेंड करती, वो किस पे डिपेंड करती है, नेट इनकम। नेट इनकम जितना हमको मिलेगा हम उतने में से ही खर्चे करेंगे। तो इसमें सिर्फ आपको अगर लिखना है, इसको डिफाइन करना, तो आप लिख सकते हैं कि आय की मात्रा बचत की मात्रा कुल आय पे निर्भर नहीं होती। किस पे निर्भर होती है, शुद्ध आय पे निर्भर होती है। जो शुद्ध हमारे हाथ में मिल रहा है उस पे निर्भर करती है कि हम उसमें से कितना बचत कर रहे हैं। तो ये है वॉल्यूम ऑफ नेट इनकम। नेक्स्ट है हमारा टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए अगर टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जितना कम टैक्स लगाएगी लोग उतना ज़्यादा बचत कर पाएंगे, और गवर्नमेंट का टैक्स भार यानी कर भार जितना ही अधिक होगा उतना ही बचत पे असर पड़ेगा, बचत कम होगा। यहाँ देखिए क्या रिलेशन है सेविंग का और टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी में टैक्सेशन बढ़ेगा या कर का ज़्यादा भार होगा तो बचत कम होगा, और टैक्स भार अगर कम होगा तो बचत बढ़ेगा। यानी कर आप अधिक देंगे तो आपके पास बचत नहीं होगा, और कर अगर आप कम देंगे तो बचत होगा। नेक्स्ट है देखिए पर्सनल हैबिट। कुछ लोगों के पास पैसा होता है, इनकम भी होता है, या टैक्स पॉलिसी से भी ग्रसित नहीं है, वॉल्यूम ऑफ नेट इनकम भी उनका अच्छा खासा, नेट इनकम शुद्ध इनकम उनका अच्छा खासा है, लेकिन उनके पर्सनल हैबिट पे निर्भर करता है बचत कि उनके व्यय की, उनके एक्सपेंसेस की आदत क्या है, उनके सेविंग की आदत क्या है, वो कितनी बचत कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अधिक आय मिलने पे भी बचत नहीं कर पाते, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास अधिक आय होता है फिर भी वो बचत नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास आय कम होता है फिर भी उसमें से बचत कर लेते हैं, यानी कुछ अपव्ययी होते हैं और कुछ कम व्यय करते हैं। तो इस तरह से पर्सनल हैबिट बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसको, सेविंग को। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी भविष्य की संभावनाएं। एक चीज और आप लोग हिंदी वाले आप लिख सकते हैं इसको, पहला है आय का स्तर, एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ। देखिए लेवल ऑफ इनकम यानी आय का स्तर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपका ब्याज की दर, वॉल्यूम ऑफ नेट इनकम शुद्ध आय की मात्रा,
टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कर नीति, सरकार की कर नीति। पर्सनल हैबिट यानी व्यक्तिगत जो आदत है, व्यक्तिगत स्वभाव या व्यक्तिगत आदत, व्यक्तिगत स्वभाव। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यानी भविष्य की संभावनाएं, जो भविष्य की संभावनाएं। जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर। देखिए अब हम देखेंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होता है। भविष्य की संभावनाएं कैसे इफेक्ट करती हैं किसको, बचत को। भविष्य की संभावनाएं यानी देखिए कुछ लोगों को घटते और बढ़ते मूल्यों के साथ भविष्य का अंदाजा लग जाता है कि भविष्य में क्या घटनाएं हो सकती हैं, मतलब भविष्य में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हम पैसा सेव करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं, एक्सपेंसेस करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भविष्य की संभावनाओं पे भी निर्भर करता है बचत। अगर किसी को पता है कि हमारे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अगर पता है हमारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी बीमार पड़ सकता है, तो और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होने वाला है, तो वो क्या करेगा, सेविंग ज़्यादा करके रखेगा, क्योंकि उसको पहले से भविष्य की संभावनाएं हैं कि उसके घर में एक ऐसा मरीज है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सेविंग करेगा। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके घर में सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग कोई खर्चा नहीं होने वाला है, सब लोगों के का इनकम कोई ना कोई इनकम का स्रोत है सबके पास, तो वो थोड़ा सा कम सेविंग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो हमारे पास आ जाएगा वो चीज़ें, तो वो क्या करेगा, सेविंग कम करेगा। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी क्या करता है, सेविंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर, यानी सामान्य मूल्य स्तर जो होता है, जैसे व्यक्ति का जो बचत होता है वो सामान्य मूल्य स्तर से भी प्रभावित होता है। कैसे, अगर बाजार में अगर मार्केट में जो जनरल लेवल है, जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है तो व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती है और व्यक्ति क्या करता है उस समय सेविंग नहीं कर पाता है। अगर अगर बाजार में सामान्य मूल्य स्तर, जो सामान्य मूल्य स्तर है वो बढ़ रहा है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो क्या होगा, व्यक्ति की आय नहीं बढ़ेगी और उस पर व्यय का भार बढ़ता जाएगा, मतलब उसके एक्सपेंसेस उसी हिसाब से होंगे, लेकिन सामान्य मूल्य स्तर कम है तो उसका क्या है, बचत नहीं हो पाएगा। तो ये रहा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सेविंग्स। इसमें कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर कोई पॉइंट किसी पॉइंट में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? थर्ड वाला, थर्ड वॉल्यूम ऑफ नेट इनकम, शुद्ध आय की मात्रा। जैसे देखिए आपके पापा की सैलरी है 50,000, मान लीजिए आपके पापा की सैलरी है 50,000, लेकिन उनको हाथ में ये पीएफ, टीए, डीए, एचआरए ये सब कट के और मिलता है उनको कितना, सिर्फ 40,000। तो आपके पापा क्या 50,000 को लेकर खर्चे करते, 50,000 को देखेंगे कि हम 20,000 बचा ले रहे हैं, 30,000 खर्चे कर दें, नहीं, वो 40,000 में से सोचेंगे हम क्या करें, 20,000 बचा लें, 20,000 खर्चे कर लें। समझ में आए, ये है हमारा, ये है ग्रॉस इनकम। आपके पापा का ग्रॉस इनकम कितना है, 50,000, लेकिन 50,000 ग्रॉस इनकम है, लेकिन जो 40,000 जो उनके हाथ में आ रहा है वही है आपका नेट इनकम। जो 40,000 हाथ में मिल रहा है वही है नेट इनकम। तो सेविंग किस में से करेंगे, वो नेट इनकम से करेंगे। जो ये है आपका वो टीए, डीए, एचआरए जो भी जा रहा है, जैसे आप गवर्नमेंट आपका जो भी है बिजली का बिल फ्री कर दिया, टेलीफोन बिल फ्री कर दिया, आपको रूम दे दी है, घर दे दी है, तो ये सब उसमें नहीं जुड़ेगा, ये ग्रॉस इनकम में जुड़ेगा, ये नेट इनकम नहीं है। नेट इनकम क्या है, जो आपके पापा को हाथ में मिल जा रहा है 40,000, वो आपका क्या है, नेट इनकम है, ये शुद्ध आय की मात्रा है। तो क्या आपके पापा उस 50,000 में से बचाएंगे पैसे, नहीं, वो सेविंग किस में से करेंगे, 40,000 में से सेविंग करेंगे। यही है
वॉल्यूम ऑफ नेट इनकम जो अफेक्ट करता है बचत को। अभी क्लियर हुआ? बताइए। ओके, ठीक है। और कोई, और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम? जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीजर्स टू इंक्रीज सेविंग। मीजर टू इंक्रीज सेविंग यानी बचत वृद्धि के उपाय। जो बचत है उसकी वृद्धि के क्या क्या उपाय हैं। तो बचत वृद्धि के जो उपाय हैं, यहाँ 5 उपाय बताया गया है। जो पहला है आपका बचत वृद्धि के उपाय में, बचत वृद्धि के उपाय, इससे पहला है आपका इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस यानी प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अब सामने एक क्वेश्चन आया कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तभी तो हम पता करेंगे ना कि इसमें वृद्धि होगा तो क्या होगा, सेविंग पे क्या असर पड़ेगा, या कैसे बचत वृद्धि होगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी के आय और प्रॉपर्टी पे प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। किसी के आय और इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है जो। तो किसके इनकम और प्रॉपर्टी पे ये लगता है टैक्स? जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो टैक्स उस समय का, जो उस ईयर का टैक्स स्लैब होगा, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट टैक्स लगता है। तो जब डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर में जब वृद्धि करेगी तो गवर्नमेंट को क्या होगा, आय ज्यादा होगा। जैसे ही प्रत्यक्ष कर में वृद्धि होगा, एक चीज और, प्रत्यक्ष कर ट्रांसफर नहीं होता किसी पे, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स में अगर वृद्धि होगा तो गवर्नमेंट इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का इनकम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम जैसे ही आप लोग पढ़े हैं इसके पहले कि जितना ही ज़्यादा इनकम होगा उतना ही ज़्यादा बचत होगा। तो अगर डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट वृद्धि करेगा तो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सेविंग इन फैमिली सेक्टर। इंक्रीजिंग सेविंग इन फैमिली सेक्टर, पारिवारिक क्षेत्र में बचत वृद्धि। इसको आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, इंक्रीजिंग सेविंग इन फैमिली सेक्टर यानी परिवार क्षेत्र में बचत वृद्धि। परिवार क्षेत्र में बचत वृद्धि। देखिए, परिवार क्षेत्र में अगर बचत वृद्धि बढ़ाना है तो क्या करना होगा, जैसे आप बैंक का, इसके पहले आप पढ़े हैं कि जो फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इसका सेकेंड पॉइंट आप पढ़े थे यहाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, बढ़ा देती है, तो लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है और लोन अगर आप ले रहे हैं उससे, बैंक से अगर आप कर ले रहे हैं तो वो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, तो दोनों का बढ़ जाएगा लोन। ऐसा नहीं होगा कि एक का बढ़ जाएगा एक का कम रहेगा, तो दोनों का बढ़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना कम कर देंगे क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, और अपना सेविंग करना ज़्यादा कर देंगे क्योंकि सेविंग पे उनको क्या होगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इसलिए इंक्रीजिंग सेविंग इन फैमिली सेक्टर, जैसे ही बैंक अपना क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, तो लोग क्या करते हैं, एक परिवार क्या करता है,
अपना बचत ज़्यादा कर देता है। जैसे अगर गवर्नमेंट या कोई भी बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, कोई अपना अट्रैक्टिव बीमा योजना, अट्रैक्टिव कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लॉन्च करता है तो क्या करेगा, एक परिवार उसकी तरफ बढ़ेगा, उसकी तरफ मोटिवेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सेविंग करेगा। तो इसलिए मीजर्स टू इंक्रीज सेविंग, जो बचत वृद्धि के ये उपाय हैं। थर्ड है हमारा रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो गवर्नमेंट यानी जो भी सरकारी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं इसमें, प्रशासनिक खर्चे, जो भी प्रशासनिक खर्चे हैं, आप लिख सकते हैं इसको शासकीय व्ययों में कमी, शासकीय व्ययों में कमी। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो भी शासन व्यवस्था में जो भी खर्चे होते हैं उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं, सेविंग बचत कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं, बचत में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सेविंग इंक्रीज होगा। तो ये भी क्या है, एक उपाय है सेविंग इंक्रीज करने का, बचत को बढ़ाने का। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन, अब पहले आप पढ़े हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उनको, उनमें क्या करना, उनको बढ़ाना, अब इनडायरेक्ट टैक्स को भी बढ़ाना, यानी जो भी वस्तुएं हैं उन पे क्या इस समय इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी लगता है, तो जीएसटी को क्या करें, बढ़ा दें, जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होगा तो क्या करेगी, ज़्यादा सेव कर पाएगी पैसे। लास्ट है हमारा इंक्रीजिंग सेविंग इन कारपोरेट सेक्टर, इंक्रीजिंग सेविंग इन कारपोरेट सेक्टर, निगम क्षेत्र में, निगम क्षेत्र, कारपोरेट सेक्टर यानी निगमित क्षेत्र, आपको बताए थे कि निगमित क्षेत्र से कैसे बचत करते हैं। इंक्रीजिंग सेविंग इन कारपोरेट सेक्टर, निगम क्षेत्र में बचत वृद्धि, बचत वृद्धि, निगम क्षेत्र में बचत वृद्धि कैसे होगा, जैसे देखिए जो भी हमारा कॉस्ट है, लागत है, उसमें वृद्धि के कारण कारपोरेट सेक्टर में क्या होता है, बचत कम होता है, बचत बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो कारपोरेट सेक्टर है उसमें जो कॉस्ट आता है वो अधिक आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें बचत कम होता है। तो इन उद्योगों को लाभ कमाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, मैक्सिमम अवसर दें, अपॉर्चुनिटी की, कारपोरेट सेक्टर से, कारपोरेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अगर गवर्नमेंट देगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना विस्तार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा लोगों के पास इनकम होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति सेविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से ये भी क्या है, एक उपाय है क्या करने का, सेविंग को इंक्रीज करने का। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। अब यहाँ तक कि इस पांचों पॉइंट में कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। चौथा लास्ट वाला, चलिए चलिए बताते हैं, दोनों बताते हैं। देखिए चौथा है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी अप्रत्यक्ष करों में, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं पहले ये जान लीजिए, अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। ये अप्रत्यक्ष कर किसी पे ट्रांसफर नहीं किए जाते और ये किस पे लगता है, जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे लगता है, जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उन पे लगता है। जैसे आप जो भी सामान खरीदते हैं, आप बिस्किट खरीदते हैं या चिप्स खरीदते हैं, कोई भी ओवरऑल जो भी आप सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उन सभी पे एक टैक्स लगता है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत चीज़ें आती थी, लेकिन अब उन सबको हटाकर जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स जोड़ दिया। तो इसमें क्या है, तो ये जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इस इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम होती है, क्या कैसे इनकम होती है,
इस इनडायरेक्ट टैक्स से जो कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है उसको इनकम होती है, वो कंपनी टैक्स देती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को इनकम होती है। गवर्नमेंट को इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वो सेविंग कर पाएगा। ज़्यादा इनकम होगा तभी तो सेविंग होगा। इसीलिए पहले आपको पढ़ा दिया गया है, पहले बता दिया गया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें, बिटवीन इनकम एंड सेविंग, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। जब इनकम इंक्रीज होगा, इफ इनकम इंक्रीजेज सेविंग आल्सो इंक्रीजेज। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनकम बढ़ेगा, गवर्नमेंट अगर जो जीएसटी है, जीएसटी अगर बढ़ा दे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होगा, और गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा सेविंग कर पाएगी। अभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पांचवा भी बता देती हूँ, इंक्रीजिंग सेविंग इन कारपोरेट सेक्टर, यानी निगम क्षेत्र में बचत वृद्धि। निगम क्षेत्र में बचत वृद्धि। देखिए अगर जो निगम क्षेत्र होता है उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, अगर कोई भी बिजनेस, आप एक नॉर्मल व्यक्ति या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है तो वो क्या हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आता है। आप देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ही मतलब ऐसे ही टूटे फूटे या साधारण, बहुत साधारण होता है, लेकिन कोई प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस को देखिए तो उसको उसमें क्या कॉस्ट ज़्यादा लगाते हैं लोग, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, तो जिसकी वजह से क्या होता है, खर्चे ज़्यादा आते हैं, यानी कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर किसको दें, निगम क्षेत्र को दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, इनकम होता है। लेकिन निगम क्षेत्र से इनकम भी बहुत ज़्यादा, क्या गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा इनकम होता है, नहीं होता है, लेकिन निगम क्षेत्र, कारपोरेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा इनकम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए कारपोरेट सेक्टर को कि बचत ज़्यादा कर सके, वो इनकम ज़्यादा होगा उसका तो बचत ज़्यादा होगा। कारपोरेट सेक्टर में देखिए, कारपोरेट सेक्टर को अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहूलियत देगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ देगी, एडवांटेज देगी, या उसको अवसर, अपॉर्चुनिटी देगी कोई भी काम करने का, आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी देगी कारपोरेट सेक्टर को, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसका विकास होगा, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में काम करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉय आएंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयों को क्या होगा, इनकम होगा, इनकम उनका होगा तो वो उसमें से सेविंग भी करेंगे। और अगर कारपोरेट सेक्टर रहेंगे ही नहीं इनमें, ये विकसित ही नहीं होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो सेविंग कम होगा। तो ये रहा। अभी क्लियर हुआ? क्लियर हो गया दोनों पॉइंट?